नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है और 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए एक बार फिर से आपको 4 तस्वीरों के जरिए बताते हैं कि करके ये 4 बड़ी खबरें आज की क्या हैं। सबसे पहले आज न्यूज रूम लाइव में बात होगी प्रियंका गांधी, जो कि आगरा में हुए हादसे को लेकर के लगातार आवाज उठा रही हैं। सफाई कर्मी की जिस तरह से मौत हुई पुलिस कस्टडी के अंदर, उसके बाद प्रियंका गांधी को रोका गया सबसे पहले आगरा एक्सप्रेसवे पर, और उसके बाद उनकी अब गिरफ्तारी की भी जानकारी सामने आ रही है। ये पूरा मामला क्या है और क्यों प्रियंका गांधी धरने पर बैठी और क्यों उनकी गिरफ्तारी हुई, सफाई कर्मी की मौत पुलिस कस्टडी में कैसे हुई, ये सारी खबर हम आपको आज विस्तारपूर्वक बताने वाले हैं। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो मुलाकात के मायने हैं। जी हाँ, ओपी राजभर ने आज अखिलेश यादव के साथ पहले तो मुलाकात की, उसके बाद संकेत ये था कि गठबंधन हो सकता, और अब से कुछ देर पहले ही आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो सियासी समीकरण है ये राजनीतिक तौर पर और कितना मजबूत होगा और इसके क्या परिणाम होंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, ये भी हम आपको विस्तारपूर्वक बताएंगे। तीसरी खबर आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 20 से आज सामने आई, जहां पर एक झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में देश विरोधी नारे लगते हुए नजर आए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। ये नारे यहां पर क्यों लगाए जा रहे थे, इसके पीछे की खबर क्या है, ये भी हम आज आपको विस्तारपूर्वक बताने वाले हैं। और चौथी खबर हम आपको बताएंगे क्योंकि यह हादसों का दिन रहा है। लखीमपुर खीरी में बड़ा हादसा हुआ है। 2 नाव आपको बता दें कि लापता हो गई। नदी के अंदर एक नाव के पलटने की भी जानकारी है, जिसमें कई लोगों के लापता होने की जानकारी मिल रही है। तकरीबन 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो कि लापता बताए जा रहे हैं, जो इन नावों में सवार थे। तो इसकी अपडेट भी हम आप तक पहुंचाएंगे। और चलिए पहली खबर के साथ इस न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है। पुलिस कस्टडी में मौत के मामले को लेकर के प्रियंका गांधी आज जा रही थी आगरा, लेकिन उनको पहले रोका गया। लेकिन अब बड़ी जानकारी यह है कि पुलिस कस्टडी में सफाई कर्मी की मौत के मामले में प्रियंका गांधी को अब हिरासत में लिया गया है। आगरा जा रही प्रियंका गांधी को पहले तो रोका गया, आगरा एक्सप्रेसवे के जो एंट्री पॉइंट है वहां पर उनको रोका गया। फिर इसके बाद वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और पुलिस के बीच में तीखी नोकझोंक की भी तस्वीरें देखने को मिली। ये तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा भी रहे हैं। काफी देर तक प्रियंका गांधी वहां पर जद्दोजहद करती रहीं, धरने पर भी वहां पर बैठ गई, और उसके बाद प्रियंका गांधी को वहां से हिरासत में ले लिया गया। आगरा एक्सप्रेसवे के एंट्री पॉइंट पर उनको रोका गया था। तो बड़ी जानकारी और बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आगरा से है। अगर मैं लखनऊ से कहीं भी जाऊँ तो मुझे किसी का परमिशन चाहिए क्या? नहीं, जो हम लोग को बताया कि आप आगरा में आगरा में कुछ प्रॉब्लम है कि मैं नहीं जा सकती? लॉ एंड ऑर्डर क्या लॉ का इशू है अभी वहाँ पे। कौन सा इशू? नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू बताइए। किसी की डेथ हो गई है, वो लॉ एंड ऑर्डर का इशू कैसे है? ठीक है, तो डीएम साहब को फोन करके पूछिए। सर थोड़ा सा दूर अनुमति नहीं है, जो व्हाट्सएप पे आया है मेरे पास जो ऑर्डर है वहाँ पे इसे मतलब ये तो हद हो गई है। तो मैं और चलिए इसी पर बातचीत करेंगे। खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। खुर्रम, प्रियंका गांधी आगरा में पुलिस कस्टडी में हुई मौत को लेकर के लगातार आवाज उठा रही थी। पहले उनको रोका गया एग्जिट पॉइंट पर, उसके बाद उनको वहां से गिरफ्तार भी अब कर लिया गया है, जानकारी ये मिल रही है। क्या कुछ जानकारी अभी आपके पास है और कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को खुर्रम? जाते वक्त सीतापुर में उनको हिरासत में ले लिया गया था, बाद में उन पर चार्जेस लगाए गए थे। ठीक उसी तरीके से आगरा एक्सप्रेस के एंट्री पॉइंट पर उस वक्त उनको हिरासत में ले लिया गया जब वो आगरा जाना चाह रही थी, आगरा तरफ कूच कर रही थी। तो मामला क्या है? मामला ये था कि सफाई कर्मचारी की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है, जिसके बाद प्रियंका गांधी फैसला लेती हैं कि वो आगरा जाकर के जो परिवार है, जो शोकाकुल परिवार, उससे मिलेंगी। लेकिन पहले उनको आगरा एंट्री पॉइंट पर जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है, वो जैसे ही एक्सप्रेसवे शुरू होता वहीं पर उनको रोका गया। पहले तो कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में झड़प हुई, नोकझोंक हुई, उसके बाद वो वहाँ धरने पर बढ़ गए, उसके बाद उनको हिरासत में ले लिया गया। तो ये बताता है कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी लगातार सड़कों पर है और जिस तरीके से प्रियंका गांधी संघर्ष कर रही हैं, तो अपोजिशन का फेस वो बन चुकी हैं। और अब संघर्ष का मतलब कांग्रेस पार्टी, यूँ करिए प्रियंका गांधी हो गई है उत्तर प्रदेश में। और ये बताता है कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस की स्ट्रेटजी के तहत आगे चल रही है। वो हर उस पॉइंट पर सड़क पर आ जाती है, जो हर मुद्दे पर सड़क पर आ जाती है, जो कि आम जनता से जुड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि प्रियंका गांधी, जहां एक तरफ कांग्रेस में दिक्कत ये है कि जो पुराने उनके सलाहकार हैं, जो पुराने चेहरे हैं, वो कांग्रेस छोड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो संघर्ष का रास्ता है वो अख्तियार कर चुकी है कांग्रेस और प्रियंका गांधी। तो अब देखना ये है कि अगला कदम प्रशासन का क्या होगा, क्योंकि
प्रियंका गांधी एडमेंट है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि जब तक कि वो आगरा नहीं जाएंगी या आगरा जाने की इजाज़त नहीं दी जाती तब तक कि वो मानेंगी नहीं। तो अब देखना ये है कि प्रशासन जीतता है, यानी कि वो आगरा जाने से रोक पाने में कामयाब होता है, या फिर प्रियंका गांधी जीतती हैं या आगरा पहुंचने में कामयाब हो जाती हैं। नहीं, लेकिन खुर्रम जो बात आप कह रहे हैं, क्या इसको हम लोग विपक्ष के लिए भी एक संदेश के तौर पर देखें, या ये कोइंसिडेंस बार बार होता है कि जो भी कोई बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश के अंदर होता है, प्रियंका गांधी की मौजूदगी हमको वहां पर नजर आ जाती है, लेकिन जिसको हम लोग मुख्य विपक्षी दल के तौर पर जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, समाजवादी पार्टी, वो उसमें कहीं पिछड़ जाती है। क्या इसको इतना ही सीधा और सरल हम समझें जितना ये तस्वीरों में हमको दिख रहा है, या इसके पीछे के राजनीतिक कुछ परिदृश्य आपको और भी नजर आते हैं? खुर्रम, ऐसा कैसे हो रहा है बार बार? क्या इतना कोइंसिडेंस हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए, जब अगर आप 2 महीना या 3 महीना पीछे चले जाइए, हाथरस के बाद का, हाथरस से पहले जाइए, तो ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में अगर चुनावी जंग होनी है तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में होगी। लेकिन हाथरस देखिए, फिर लखीमपुर हुआ और अब आगरा। तो ये जिस तरीके प्रियंका गांधी लगातार सड़कों पर हैं, जिस तरह से प्रियंका गांधी लगातार संघर्ष कर रही हैं, तो वो खरामा एक तरीके से अपोजिशन का फेस बन गई हैं। और ये माना जा रहा है कि अगर सड़क पर कोई अपोजिशन पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। यही प्रियंका चाहती, यही कांग्रेस चाहता है कि चर्चा में रहें और ये बात स्थापित हो जाए कि अपोजिशन मतलब कांग्रेस पार्टी, और बीजेपी की लड़ाई समाजवादी पार्टी से नहीं, कांग्रेस से है। अब समाजवादी पार्टी एक तरफ गठबंधन कर रहा है राज्य भर के साथ, वो अपने वोट बैंक जो हैं उसको एक लामबंद कर रहा है, किस तरह से वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी है, उसका हालत खस्ता है। उसके बाद मुस्लिम फेज बीएसपी के पास है, मुस्लिम फेज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से खत्म हो चुके हैं। सड़क पर यदा कदही आती है। मुझे याद है पिछली बार बहुजन समाज पार्टी सड़क पर कब आई थी। और अगर आप लखीमपुर की बात कर लीजिए तो महज 6 टूट किए गए थे। सतीश चंद्र मिश्रा को जब रोका गया तो रुक गए, जब इजाज़त मिली सबको तो चले गए लखीमपुर। तो यह पता, लेकिन कांग्रेस अड़ी रही। ये कहा ये क्या कि अगर लखीमपुर जाने इजाज़त मिली तो कांग्रेस और प्रियंका गांधी की वजह से मिली, और यही वजह है कि जो जंग होनी, कांग्रेस यही स्थापित करना चाहती है कि जो चुनावी जंग होनी है 2022 के लिए, वो कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है, ना कि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी है। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि किस तरीके से बात आगे बढ़ती है, समाजवादी पार्टी का रुख क्या होता है इसमें, ताकि ये एहसास किया जा सके कि हाँ, समाजवादी पार्टी जो है वो अभी भी सत्ता के संघर्ष में है और अगली सरकार वो बना सकती है नहीं बना सकती, इस पर लोग मंथन करें। लेकिन जिस तरह प्रियंका गांधी आज उठा लीजिए, मैंने पहले कहा हाथरस, लखीमपुर और अब आगरा, तो हर वक्त प्रियंका गांधी का चेहरा सामने आया है। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस एक बड़ा विपक्षी फोर्स होने के नाते उभरी है। अभी दहाई में भी नहीं पहुंच पाई है। कांग्रेस विधायकों की संख्या की बात करें तो जाहिर सी बात है कि वो दहाई नहीं, वो लेकिन वो ग्राउंड पे चीजें बननी या फिर उसका जो खाका है वो खींचना शुरू कर दिया है प्रियंका गांधी ने। खुर्रम, बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। अब अगली बड़ी खबर का भी रुख करते हैं, क्योंकि आज की उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें कि आज ओपी राजभर यानी कि ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात की समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ। लेकिन इस मुलाकात के बाद जो आज तस्वीर निकली वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई है इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी है। ओपी राजभर यानी कि सुभाषपा समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने वाली है, ये बेहद अहम जानकारी है। इससे पहले आपको बता दें संयुक्त भागीदारी मोर्चा भी बनाया गया उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका भी पार्ट थे ओम प्रकाश राजभर। लेकिन अब सुभाषपा समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी, ये ऐलान किया गया है अभी फिलहाल ओम प्रकाश राजभर की तरफ से। लेकिन अब देखना यह होगा कि इसके बाद जो संयुक्त भागीदारी मोर्चा था उसका इस पर स्टैंड क्या होता है, और साथ ही साथ अब ये जो साथ में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे इसका क्या असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और टिकट को लेकर के भी हालांकि अभी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात भी ओपी राजभर ने कही कि अगर उनको एक भी टिकट नहीं दिया जाता है तब भी वो समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। तो ये एक बड़ा बयान भी उन्होंने आज दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। और नरेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नरेंद्र, ये बहुत बड़ी और अहम जानकारी है, चूंकि सुभाषपा की तरफ से अब ये ऐलान कर दिया गया बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि वो समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव में जाने वाले हैं। भले ही उनको टिकट ना मिले लेकिन वो समाजवादी पार्टी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। क्या मायने इसके समझे जाएं और किस तरह से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में इस खबर को? देखिए, ओम प्रकाश राजभर के इस बयान के माने यही हैं कि हमने जो अखिलेश यादव से मुलाकात की है इसे चुनाव से जोड़कर देखा जाए, इसको केवल एक मुलाकात ना माना जाए। ये नहीं कि समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का समझौता होगा, ऐसी बात नहीं है कि बिना सीटों के वो समझौता करेंगे। निश्चित तौर पे ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन जनता के सामने एक प्रतिबद्धता उन्होंने दिखाई है इस बयान के पीछे कि अब हमारा समाजवादी पार्टी से समझौता होगा, गठबंधन होगा और हम लोग चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से इस मुलाकात का स्वागत किया गया है और समाजवादी ट्विटर हैंडल से
स्वागत करते हुए ये कहा गया है कि ये अति पिछड़ों, मजदूरों और गरीबों का गठबंधन है, जो आने वाले चुनाव में भाजपा को हराएगा। तो दोनों तरफ से उत्साह दिखाया गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी ओम प्रकाश राजभर मिले थे, उपचुनाव के दौरान भी ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव से मुलाकात किए थे, लेकिन इधर पिछले कुछ महीनों से इन्होंने अलग मोर्चे का ऐलान किया था, इसमें इनकी बात चल रही थी। अब बिल्कुल, लेकिन नरेंद्र इसके साथ एक सवाल और बड़ा महत्वपूर्ण जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने देखा कि जो संयुक्त भागीदारी मोर्चा बनाया गया था, जिसको हम लोग एसबी-एसपी के नाम से जान रहे थे, उसके अंदर और भी कई दलों को शामिल किया गया था। ओवैसी की भी पार्टी उसमें शामिल थी। तमाम हम लोगों ने जनसभाएं भी देखी, जहां एक मंच पर ये सारे नेताओं की मौजूदगी हम लोग देख रहे थे। अब समाजवादी पार्टी के साथ जाने का फैसला तो सुभाषपा की तरफ से लिया गया है। अब एसबी-एसपी का जो इस समय का अस्तित्व है या उनका जो स्टैंड है, वो क्या रहने वाला? क्या इस विषय में कोई जानकारी नरेंद्र मिल रही है? देखिए, कहीं ना कहीं इनका जो मोर्चा था वो फेल हुआ है, मोर्चे पे बात नहीं बन पाई है, और ओम प्रकाश राजभर भी एक बड़ी पार्टी की तलाश में थे, पार्टी की तलाश में थे जिससे समझौता हो तो इनको फायदा हो। शिवपाल यादव से उनको ज्यादा फायदा होता नहीं दिखा, वहीं ओवैसी से भी इनको ज्यादा फायदा होता नहीं दिखा। कहीं ना कहीं ये अपने आप को उस गठबंधन में कमजोर महसूस कर रहे थे, या एक कमजोर गठबंधन था। जो लोकल पार्टियां थी, शिवपाल यादव की नई पार्टी है, ओवैसी भी इस बार आए हैं, कोई सीट यहाँ पे जीते नहीं है, तो कहीं ना कहीं समीकरण इनको लगा कि हमारे पक्ष में कमजोर होगा, हमारा नुकसान होगा। फिर ये अखिलेश यादव के पास लौट कर आए हैं, वार्ता किए हैं, और आज गर्मजोशी से इन्होंने तमाम बातें भी की है। दोनों तरफ से स्वागत किया गया है, पार्टियों की तरफ से ट्वीट किया गया है। तो ये माना जा सकता है कि अब जो बाकी इनके भागीदार थे, या तो इनके साथ आएंगे या अलग ही रहेंगे। अब इधर ये अपनी पार्टी जो बना रहे थे, समझौता कर रहे थे, छोटा गठबंधन बना रहे थे, इसके साथ नहीं जाएंगे, समाजवादी पार्टी के साथ ही आएंगे। जी चलिए नरेंद्र, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। हालांकि आज के उत्तर प्रदेश की राजनीति की सबसे बड़ी खबर है, लेकिन देखना यह है कि अब इसके आगे जो राजनीतिक परिणाम है वो क्या देखने को मिलते हैं, क्योंकि गठबंधन का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब एसबी-एसपी का क्या, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें यह खबर नोएडा से है, जहां पर देश विरोधी नारे लगने के कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। दरअसल धार्मिक जुलूस ईद मिलादुन नबी के दौरान ये नारे लगाए गए, और इसका कुछ वीडियो भी इस समय वायरल है जो कि सामने आया है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे यहां पर लगाए जा रहे थे। भारी भीड़ ने देश विरोधी नारे लगाए हैं। नोएडा थाना सेक्टर 20 इलाके का एक वीडियो है जो कि वायरल हो रहा है। तो बड़ी जानकारी है। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर आपको बता दें कि यह भारी भीड़ यहां पर एकत्रित थी। नोएडा सेक्टर 20 का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर देश विरोधी नारे लगाए जा रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद यहां पर कहा जा रहा था, और अब ये वीडियो वायरल हुआ है। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। भारी भीड़ ने देश विरोधी नारे लगाए हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। ईद मिलादुन्नबी का मौका था। नोएडा सेक्टर 20 इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर इस तरह से देश विरोधी नारे लगाए गए, जब पाकिस्तान जिंदाबाद ये नारे यहां पर लगाए जा रहे थे। तो बड़ी और अहम जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये इलाका झुग्गी झोपड़ी वाला यानी कि घनी बस्ती का ये इलाका है, नोएडा सेक्टर 20 का, जहां पर इस तरीके से नारे लगाए जा रहे थे। हालांकि अब वीडियो में जिस तरह से देश विरोधी नारों की बात सामने आ रही है, ये एक जांच का विषय है, और देखना यह है कि इस पर आगे कार्रवाई क्या होती है। लेकिन हाँ, फौरी तौर पर जो वीडियो सामने है उसमें देश विरोधी नारों की बात कही जा रही है, और भीड़ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती हुई नजर आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नोएडा सेक्टर 20 का ये पूरा मामला है, जो कि ये वीडियो अब वायरल है, और इसके बाद इसको लेकर के जो तरह तरह के सवाल हैं वो भी उठने शुरू हो गए हैं। तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे यहां पर लगाए जा रहे थे, और आप देख सकते हैं फिर एहतियातन यहां पर कानून व्यवस्था किसी तरह से ना बिगड़े, इसको लेकर के पुलिस भी मौके पर पहुंची है। और इसके अलावा इस पूरे घटनाक्रम की अब जांच हो रही है, क्योंकि जो वीडियो सामने आया है अब उसकी भी जांच होगी कि क्या वाकई में उसमें इस तरह के जो नारे लगाए जा रहे हैं वो सही है, वो डॉक्टर तो नहीं है, उसमें ऐसा तो नहीं है कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। तमाम ऐसे विषय हैं जो कि जांच का विषय है। लेकिन आप जानते हैं कि आजकल वीडियो बहुत तेजी से वायरल होते हैं, और ये वीडियो भी उसी कड़ी में बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे इस वीडियो में लगाए जा रहे हैं। ये उस इलाके में जब ईद मिलादुन्नबी मनाई जा रही थी, तब उस समय पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, और इसलिए इसको लेकर के जो तरह तरह के सवाल हैं वो उठने शुरू हो गए। इसको लेकर के कुछ आवाजें भी उठी, विरोध स्वरूप भी यहाँ पर कई आपने देखा
की जो संगठन है वो सामने आ रहे थे और ऐसे में पुलिस ने तत्काल इस पर एक्शन लिया। पुलिस वहां पहुंची और इस पूरी व्यवस्था को संभालने की कोशिश पुलिस के द्वारा की गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि किस तरह से पुलिस इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। बातचीत लगातार वहां पर स्थानीय लोगों के साथ भी पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और वीडियो जो कि वायरल है, धार्मिक जुलूस ईद मिलादुन्नबी के दौरान ये नारे लगाए गए हैं। भारी भीड़ जो कि देश विरोधी नारे यहां पर लगाती हुई कथित तौर पर कही जा रही है। रजत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी, बातचीत करने के लिए। रजत, एक जो वीडियो हम लोग देख रहे हैं नोएडा सेक्टर 20 इलाके का, जिसमें कहा जा रहा है कि देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद हो रहा है, उसमें क्या जानकारी है और इस वीडियो को लेकर के अभी फिलहाल क्या पुष्ट तौर पर कहा गया है प्रशासन की तरफ से, अपडेट करें। रजत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, रजत तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, हम कोशिश करेंगे दोबारा से उनसे संपर्क करने की। बड़ी जानकारी है, एक बार फिर से आपको बता दें, नोएडा सेक्टर 20 इलाके का ये मामला, ईद मिलादुन्नबी का मौका था और सेक्टर 20 इलाके में आपको बता दें कि एक धार्मिक जुलूस के दौरान ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर देश विरोधी नारे लगाए गए हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लग रहे थे और इसलिए अब यहाँ पर पुलिस प्रशासन इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रहा है। लगातार स्थानीय लोगों के साथ भी संपर्क में है पुलिस प्रशासन, लेकिन किसी तरह की कोई स्थिति अनियंत्रित ना हो इसलिए लगातार प्रशासन ने यहाँ पर सख्ती बरती है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और एक वीडियो जो कि वायरल हो रहा है वो अब जांच का विषय है। बड़ी जानकारी, नोएडा सेक्टर 20 थाना इलाके का ये पूरा वाकया है, जहाँ का एक वीडियो वायरल होने के बाद ये पूरा मामला सामने आया है, जब झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में बताया जा रहा है कि एक धार्मिक जुलूस के दौरान देश विरोधी नारे लगाए जा रहे थे। बड़ी जानकारी। चलिए एक बार फिर से कोशिश करते हैं। रजत हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। रजत, आप सुन पा रहे हैं मुझे? रजत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, तकनीकी समस्या है, आवाज रजत तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन बड़ी जानकारी फिर से आपको बता देते हैं। धार्मिक जुलूस ईद मिलादुन्नबी का मौका, सेक्टर 20 नोएडा का इलाका, जहां पर ये धार्मिक जुलूस के दौरान देश विरोधी नारे लगाए गए, ऐसा कहा जा रहा है। अब पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल फिलहाल कर रही है। और चलिए अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर 2 बड़े हादसे हुए हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी है। मटेरा गांव में तेज बहाव में बताया जा रहा है कि एक नाव पलट गई। बड़ी खबर, 18 लोग घाघरा नदी में डूबे हैं, 6 को इसमें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 12 लोग ऐसे हैं जिनकी तलाश अभी भी जारी है। ईशानगर थाना के मिर्जापुर गांव में भी एक नाव डूबी है, इस नाव में भी 10 लोग सवार थे, जो जानकारी मिल रही है। तो एक के बाद एक 2 हादसे लखीमपुर खीरी में हुए हैं। एक तो मटेरा गांव बताया जा रहा है, दूसरा ईसानगर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव है, जहां पर 10 लोगों के नाव में सवार होने की जानकारी सामने है और ये नाव भी डूबी है। सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया है, अधिकारियों को हर संभव मदद देने का ऐलान किया है, निर्देश उनको दिया है। ईसानगर थाना के मिर्जापुर गांव में भी आपको बता दें, नाव डूबने की वजह से 10 लोग उसमें जो सवार थे वो लापता बताए जा रहे हैं। कुल अगर आप बात करें तो 6 लोगों को अभी तक सुरक्षित बाहर निकाला गया है, लेकिन बाकियों की तलाश अभी भी प्रशासन के द्वारा की जा रही है। लगातार आप देख रहे हैं पहाड़ों पर हो रही बारिश आफत का सबब तराई के इलाकों में बनी हुई है। घाघरा, शारदा और अन्य नदियां जो कि तराई क्षेत्र में हैं, ये लगातार उफान पर हैं और ऐसे में ये जो हादसे हैं वो अब यहां पर देखने को मिल रहे हैं। बड़ी जानकारी, संजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। संजय, 2 बड़े हादसे लखीमपुर खीरी के अंदर हुए हैं, जिसमें अभी कई लोग ऐसे हैं जो कि बताए जा रहे हैं कि लापता हैं। सिर्फ 6 लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया गया है। अपडेट क्या है फिलहाल इस पूरे मामले में? इस देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये 2 बहुत बड़े हादसे हुए हैं। जिस तरीके से ये चूंकि धौरहरा सर्किल का मामला है और ईसानगर विकासखंड का मामला है, ये आगरा के पास में मिर्जापुर पड़ता है और मटेरा पड़ता है, जहां पे ये दोनों हादसे हुए हैं।
सबसे पहले एक हादसा हुआ है जिसमें तकरीबन 10 लोग डूबे हैं, लापता हुए हैं, जिसमें से 6 लोग तो टापू पर पहुंच गए हैं, किसी तरीके से उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। उससे कुछ ही देर के बाद एक और फिर बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 18 लोग लापता हुए हैं, जिसमें महिलाएं भी बताई जा रही है कि लापता हुई हैं और बच्चे भी लापता हुए हैं। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से आज ये एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें तकरीबन 28 लोग लापता हुए हैं और 28 लोगों में अभी महज मात्र 6 लोग बचाए जा सके हैं और जितने लोग लापता हैं उनकी तलाश जारी है। लगातार गोताखोर लगे हुए हैं क्योंकि पानी में बहाव इतना तेज है आयुष की यहाँ पर रेस्क्यू कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हालांकि वन विभाग की भी टीमें लगी हुई हैं क्योंकि वन विभाग की टीम ने एक व्यक्ति को सकुशल बचा लिया है। ऐसे में लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरीके से लोगों को बचाया जा सके, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार पानी का बहाव तेज है, ऐसे में लोगों को बचा पाना बहुत बिल्कुल। लेकिन मुश्किल संजय, इस चीज को थोड़ा अपडेट करें, क्योंकि जब पहाड़ों पर बारिश शुरू हुई थी तो उस वक्त भी जिलाधिकारी ने ये निर्देशित किया था, क्योंकि प्रशासन को सख्त निर्देश थे कि एहतियातन सारे कदम उठाए जाएं। अभी ये जो हादसा हुआ उसके पीछे की वजह क्या है? क्या ये जो नदियों का जलस्तर बढ़ा अचानक से पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश होने की वजह से, वो इसके पीछे का कारण है, या नाव पर जरूरत से ज्यादा लोग सवार थे इस वजह से नाव के डूबने की जो जानकारी है वो सामने आई है? फिलहाल वहां पर जो लोग मौजूद हैं या फिर वहां पर जो लोग रेस्क्यू में लगे हुए हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है और रेस्क्यू को लेकर के भी क्या अपडेट है, क्योंकि कई लोग लापता हैं जो कि आप बता रहे हैं, इसको भी थोड़ा अपडेट करें संजय। आयुष, देखिए मैं आपको बताऊं कि अगर इस पूरे मामले में अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा जो लापरवाही जो देखा जा रहा है वो लोकल प्रशासन की है, क्योंकि जिलाधिकारी ने कल रात में ही अपडेट कर दिया गया था कि जैसे ही इसकी जानकारी मिले लोग सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और कोई भी व्यक्ति नदी में न जाए। लेकिन जिस तरीके से इसके बावजूद लोगों को 10 लोगों को सवार होकर के नाव पे जाने दिया गया, कहीं न कहीं लोकल प्रशासन की कमी कही जाएगी। जिस तरीके से 18 लोग नाव पे बैठ करके और नदी में गए हैं तो कहीं न कहीं लोकल लोगों की दिक्कत कही जाएगी। तो कुल मिलाकर के लोकल जो प्रशासन है, यानी कि जो निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं, उनकी लापरवाही से ये बड़ा हादसा हुआ है, क्योंकि अगर वो लगातार अगर एहतियात बरतते होते तो शायद इतना बड़ा हादसा न होता। क्योंकि अब हादसा हो चुका है, निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा है, लिहाजा अब इस पे रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है। लगातार एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पे पहुंच चुकी हैं, फ्लड पीएससी की टीमें पहुंच चुकी हैं और लगातार लोगों को बचाने का काम कर रही हैं। जी चलिए संजय, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन आप नजर बनाए रखिए, आगे हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो लखीमपुर खीरी में ये 2 बड़े हादसे हुए हैं। राहत और बचाव का जो काम है वो प्रशासन अपने स्तर पर कर रहा है और देखना यह है कि ये रेस्क्यू का काम आखिर कब तक पूरा होता है। और चलिए इसी के साथ आज न्यूज़ रूम लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।